हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर का नाम है बच्चों पादपों में जनन। पादपों में जनन कैसे होता है, यानी कि पादप अपने ही जैसे पौधे को कैसे बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतु के लिए जनन क्या आवश्यक होता है। आपको पता है कि जंतुओं में जनन कैसे होता है। हाँ, जंतु भी क्या करते, अपने ही जैसे जीव को क्या करते, उत्पन्न बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पादप अपने ही जैसे पौधे को कैसे उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीव को जनन करते थे। सभी जीव अपने समान ही जीव क्या करते, उत्पन्न करते थे। माता पिता से संतति क्या कहा, जन्म तथा जनन कहलाता था। ठीक है, माता पिता के जो संतति के जो डॉटर सेल बनती थी उसको क्या जन्म से जनन कहलाती थी। लेकिन पादप में कैसे जनन करते हैं, पादप में जो जंतुओं में तो देखिए है कि माता पिता के मिलने से क्या होता है, संतति का जन्म होता है, जिसको हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन पादप में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उनके बारे में। पादप में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। कैसे होता है, पादप में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो विभिन्न विधियों द्वारा, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि जो जनन होता है पादप में कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पादप में जनन की विधियाँ क्या होती है प्लांट में, उनके बारे में देखते हैं। जनन की विधियों के बारे में पढ़ते। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़े थे। हमने क्या कहा बच्चों की कक्षा 6 में, कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों का नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकार के बारे में लिखना है। आपको क्या करना है कि जो हमने पढ़ा था कि पादप के विभिन्न भागों के द्वारा, ठीक है, आपको क्या करना है, पादप के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। नाम बताइए और प्रत्येक जो उनके कार्य, प्रत्येक पार्ट का उनके बारे में लिखना है। ठीक है, लिखना है। अधिकांश पादपों में मूल तना तथा पत्तियां होती हैं। आपको पता है कि जितने भी प्लांट है, पौधे हैं, उनमें मूल होता है, तना होता है और ये पत्तियां होती है। मूल का मतलब जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं। ये क्या करती है, ये पादप की कायिक अंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि के निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि जब होता है, जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, प्लांट जैसे छोटा प्लांट है, वो छोटा पौधा है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। निश्चित अवधि के बाद पादपों से अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते। आपको ने देखा होगा, आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्ष को पुष्पित होते देखा होगा। आप देखते होंगे कि जब वर्षा ऋतु के समय होता है, बसंत ऋतु आते हैं, उसमें जो आम की गुठलियां फेंक देते हैं, आम को खाकर फेंक देते हैं, तो क्या धीरे धीरे उसमें से पुष्प निकलने लगते हैं। पुष्प निकलता है, पुष्पित होता है तो पुष्प निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। आम के यही जो बड़े पुष्प होते हैं, छोटे छोटे फल पौधे होते हैं, वही क्या बड़े होकर आम के उन रसीले फलों को क्या निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। क्या करते हैं, हम फलों को खाते हैं। क्या करते हैं, हम फलों खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। आप क्या करते हैं कि जो आप आम खाते हुए, आम के दिनों में आम खाते हैं और जो आम की गुठलियां होती है उसको क्या करते हैं, फेंक देते थे। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते। आपको पता है कुछ दिन बाद क्या होता है, जब बसंत ऋतु का समय आता है, तो वही जो आम का गुठलिया होता है अंकुरित होकर नया पादप को बनाता है, नया पादप को जन्म देता है। ठीक है, बनाता है, पादप को जन्म देते हैं। यदि ऐसा होता है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका होती है। यदि ऐसा होता है तो पादप में जो पुष्प होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। तो बीज से अंकुरित होकर नया पादप बनता है। यदि बीज से अंकुरित होकर नया पादप बनता है तो जो पौधे में, जो पादप में जो पुष्प लगते हैं, जो फूल खिलते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, पादप में पुष्प जनन अंग का कार्य करते हैं। पादप क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जनन का कार्य करते हैं, रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। कहते पुष्प होते हैं, जो पुष्प पादप में क्या होता है, जनन का कार्य करते हैं। वास्तविक में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। वास्तव में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो पादप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब जनन अंग होते हैं।
जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी पुष्प में केवल ये तो नर जनन अंग होगा अथवा मादा जनन या फिर दोनों होंगे, नर तथा मादा दोनों एक ही पुष्प में हो सकते हैं। ठीक है। पादप के अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। पादप जो होते हैं अनेक विधियों द्वारा अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करने की अनेक विधियां होती है। ठीक है। इनमें से जनन दो प्रकार से होता है। इनमें जनन दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। पहला अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करता है। आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो पादप होते हैं पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। बिना बीज के क्या होता है, नए पादप उत्पन्न करते हैं, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कर सकते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नए पादप लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से आपको पता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, बिना बीज के ही पौधे से अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नए पादप जो बनते हैं वो बीजों से ही प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है उनके बारे में। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो नए पादप का उत्पन्न करना होता है वो बिना बीज अथवा जो बीजाणुओं के बिना ही उपयोग के ही क्या उग जाते हैं, क्या उगाए जाते हैं। ठीक है। अब पहेली समझती है, यह समझाती है कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं। उसको पता है, पहेली समझाती है कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उनमें से कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। आपको बताते हैं कि जो पहले समझाती है कि नए जो पादप होते हैं उन्हें देखा है कि सिर्फ बीजों से ही उगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वो जानना चाहते हैं कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। आपने कभी आलू, गुलाब और गन्ना का कोई बीज देखा हो, देखे होंगे तो बताइएगा। ठीक है। तो उसने वो जानना चाहती है कि जो ये पादप है वो कैसे जनन करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके बारे में। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह भी क्या, कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कलियों तो मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपको बता दें, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में जो कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल से, जड़ से, तने से तथा पत्ती अथवा कली जैसे किसी भी कायिक अंग के द्वारा ही नए पादप को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से ही होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधियों से काटिए। आपको क्या करना है, एक गुलाब लेना है, गुलाब अथवा चंपा की एक शाखा को उसकी पर्व संधियों से काटिए। पर्व संधियां तने या शाखा का वो भाग है, आपको पता है पर्व संधियां तने और शाखा का वो भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। वो क्या पर्व संधियां कहलाती हैं। आप देखिए जैसे ये प्लांट है, यहाँ से क्या था पत्तियां निकलना स्टार्ट, इसका क्या होगा, ये पर्व संध्या होगा। ठीक है। पर्व संध्या होगा। जैसे आपको क्या करना है कि शाखा के इस टुकड़े को कतरन अथवा कर्तन या कलम कहते हैं। ठीक है। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए और कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखना है, क्या करना है,
आपको क्या है, गुलाब या चंपा के पौधे की एक शाखा लेना है, उसकी पर्व संधियों से काटिए और पर्व संधि तने का शाखा का वो भाग होता है बच्चों जहाँ से पत्ती निकलती, आपको वहां से काटना, उसको कलम की शेप में उसको उसको आकृति देना है। अब कलम को क्या करना है, कलम को मिट्टी में दबा दीजिए और कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और उनकी वृद्धि को देखिए, ठीक। और नोट कीजिए कि जड़ के मूल के निकलने और नई देखना है कि पत्तियों को निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षण को नोट करना है। क्या करना है, जो हमने क्या कहते हैं गुलाब का डंठल लिया था उसको हम कलम बनाकर मिट्टी में दबा दिए थे, उसको नियमित रूप से पानी दें। अब हमको देखना है पत्तियां कितने दिन में निकलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और इसी क्रियाकलाप को फिर से करने के लिए हमें मनी प्लांट का पौधा लगाकर देखना है, दोहराना है, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आया है कि अब जैसे किसी पार्ट को कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि किसी भी पार्ट को काट कर हम उसको नए प्लांट में विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा, पुष्पिक कलिकाओं से पुष्पों को क्या खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कच्छ के पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु होता है। पत्तियों के जो कच्छ होते हैं, पत्ती के जो पर्व संधि से क्या होता है, जुड़ाव का बिंदु होता है। हाँ, ये भी कलिकाएं मुकुलन होती है। क्या होता है, कलिकाएं मुकुलन। ये कलिकाएं अंकुर के रूप में विकसित होती है और यह काई कलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, काई कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा सा तना होता है। कली में क्या होता है, एक छोटा सा तना जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक कली। आपने क्या देखा कि आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा, ठीक है। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों की एक पत्तियों की जो कच्छ होते हैं, मतलब पत्तियां क्या होते हैं, पर्व संधि से क्या जुड़ा का बिंदु होता है, में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं अंकुर के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कायिक कलिकाएं कहलाती है। क्या होती है, कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व अनमेच्योर पत्तियों का एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्या कहती हैं कि कायिक कलिकाएं भी क्या एक नए पादप को जन्म दे सकती है। एक क्रियाकलाप को कर सकते हैं, समझते हैं, ठीक है। एक ताजा आलू लीजिए। आपको क्या करना है बच्चों कि एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखना है। आपको क्या करना है कि एक आवर्धक लेंस की सहायता आलू लेना, एक आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत के चिन्हों को देखना है, ठीक है। देखिए आपको इनमें कलिका का कायिका दिखाई दे सकती। आपको देखेंगे तब क्या होगा, कलिकाएं क्या दिखाई दे सकती है, अतः छत चिन्ह को आँख से भी देख सकते हैं। छत जो चिन्ह होती हैं उनको क्या करते हैं, आँख से भी देख सकते हैं, ठीक है। आलू के कुछ टुकड़े काटिए। आपको क्या करना, आलू को कुछ टुकड़े करें जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो। आपको क्या करना है कि आपने कभी देखा हो, आपके घर में कभी आलू आते हैं, सबके घर में आते हैं, तो आप देखेंगे कि आलू से छोटे छोटे व्हाइट कलर का छोटा छोटा थप्पड़ टाइप का गोल गोल निकलने लगता है, ठीक है। तो उसको हम छत कहते हैं और आलू का आँख कहते हैं, ठीक है। आलू के कुछ वैसे जो आलू होते हैं उनको टुकड़े कीजिए और जिनमें प्रत्येक में एक आँख हो, छोटा छोटा स्पॉट, छोटा छोटा जो गोल गोल होते हैं उनको उनमें होना उस पीस में होना आवश्यक होता है, ठीक है। प्रत्येक में एक एक आँख आवश्यक हो और उन्हें मिट्टी में दबा देना। क्या करना, उन्हें मिट्टी में दबा देना। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए और जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था, क्या करना है, उन स्थानों पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए और अपने जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था, कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल लीजिए। आपको क्या करना है कि कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल लीजिए। आपने देखा होगा खोद कर आप देखते हैं कि इस प्रकार अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। क्या करते हैं, अदरक तथा हल्दी को भी क्या उगा सकते हैं।
देखिए, ऐसे घर में आपके घर में आलू का कभी ऐसे-ऐसे पोज़ीशन स्थिति आ जाती होगी, ऐसे आलू में क्या करते छोटे-छोटे क्या करती ये व्हाइट-व्हाइट नो रूट टाइप का निकलने लगता है, यही क्या यही आलू का आँख है। हम इस भागों को काट कर ज़मीन में गाड़ देंगे तो क्या एक नई आलू उत्पन्न हो जाएगी, नई आलू का विकास हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही अदरक में भी अदरक चाहे हल्दी का भी इसी प्रकार से उगाया जाता है, ठीक है? ब्रायोफिलम अब हमारा ब्रायोफिलम में मतलब पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे एक गर्त में कलिकाएँ होती है। आपको बता दें जो ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे एक गर्त कलिकाएँ होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए यदि इस पादप की जो पत्तियाँ इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। आपको प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। जो ब्रायोफिलम यानी पतर छट्टा में क्या होता है जो पत्ती के किनारे के गर्त कलिकाएँ होती है। पत्ती के किनारे गर्त कलिकाएँ होती है। हाँ, इस पादप में यदि इस पादप की जो पत्तियाँ हैं पत्तियाँ अगर जहाँ पे नमी ज़्यादा वहाँ पे गिर जाए तो प्रत्येक जो कलिका होती है प्रत्येक कलिका में मुकुलन होता है। क्या होता है नए पादों को जन्म दे सकती है, ठीक है? कुछ पादपों की जड़ें में भी पादपों को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी क्या करती है नए पादप को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद तथा डालिया मतलब डहेलिया और कुछ पौधों में क्या अभी तक हमने देखा है कि पत्तियों से बीजों की आँखों से ऐसे देखें लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है कि जो नए पादप को जन्म देती है वो जड़ों से भी हो सकता है, ठीक है? जैसे उदाहरण के शकरकंद और डहेलिया का, ठीक है? ये क्या है ब्रायोफिलम की पत्तियां जिसके किनारे के कलिकाएं लगी दिख ही रही छोटे-छोटे पत्तियां भी निकल रही हैं। हाँ, ये पत्ती ये जो वाला कलिकाएं क्या है जमीन पे गिर जाए जहाँ पे नमी ज़्यादा हो तो वो पत्ती ये क्या करेंगी कलिकाएं नए पादप को जन्म दे सकती है, नए पादप बना सकती है, ठीक है? अब कैक्टस जैसे पादप के हुए भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म दे देते हैं। प्रत्येक विगलन भाग में नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है, ठीक है? जो कैक्टस के भी प्लांट होते हैं कैक्टस के प्लांट पादप के वे भाग होते हैं जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं। मुख्य जो मेन प्लांट होता है जैसे कैक्टस का प्लांट है ये जो इसका पौधा है यहाँ से अलग हो जाएगा तो वो नए पादप का जन्म दे देते हैं। प्रत्येक विगलन भाग में नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। अब बुझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। अब बुझो जानना चाहता है कि जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है उसका कोई लाभ है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। आपको पता है कि बच्चों जो कायिक प्रवर्धन विधियां है उसके द्वारा कम समय में हम अधिक पौधे को क्या करते हैं उगाए जा सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों में उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप में पुष्प और फल अधिक कम अवधि में ही आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप बीज से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उत्पन्न पादप होते हैं उनमें जो पुष्प होता है पुष्प और फल कम समय में ही क्या होते हैं आ जाते हैं, ठीक है? नए पादप जनक पादप का यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, ठीक है? कायिक वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते क्योंकि यह एक ही जनक द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप में बीज उत्पन्न कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है? आपको बता दें जो कायिक प्रवर्धन होता है कायिक प्रवर्धन पे जो पादप में अगर हम कायिक प्रवर्धन किसी प्लांट को उगाते हैं तो उसमें कम समय में उगाया जा सकता है। जो कायिक प्रवर्धन होता है जो प्लांट होता है उसको कम समय में उगाया जाता है। बीजों में जो हम बीज से पौधे उगाते हैं बीजों से उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन में उत्पन्न पादपों की जो पुष्प होते हैं और फल होते हैं कम समय क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं
और नए पादप जनक पादप की अर्थात प्रतिलिपि सेम होते हैं, प्रतिलिपि होते समान ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जनक द्वारा क्या उत्पन्न होते। इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि इसके विपरीत जो हम अभी तक सेक्सो अलैंगिक जनन प्रथा लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। मुकुलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, आपने पता है कि आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है ईस्ट को, ठीक है। आपने ईस्ट का नाम सुना होगा बच्चों, ठीक है, ईस्ट का नाम सुना होगा तो आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या देख सकते हैं, ठीक है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी जनन करने लगता है। आपको पता है कि जो ईस्ट है, ईस्ट केवल सूक्ष्मदर्शी से द्वारा ही देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनको पर्याप्त पोषण मिल जाए ईस्ट को तो अपने ही जैसे जल्दी गुणन कर नए ईस्ट को बना लेते हैं, ठीक है। जनन करते हैं, गुणन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट कैसा एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देख सकते हैं कि जनन कैसे करते हैं, ठीक है। ईस्ट जो है कैसे जनन करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित की जाने के लिए एक बेकरी से ईस्ट के केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लेना है, ठीक है। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। आपको क्या करना है, एक बेकरी से ईस्ट पाउडर खरीद लेना है, ठीक है। चुटकी भर ईस्ट को लेकर इसे किसी पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो, ठीक है। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालना और उस जल से घोलें। 1 चम्मच शक्कर डालें और उस जल में घोलें। अब उस पात्र को किसी कमरे के मतलब गर्म भाग पर रख देना। आपको क्या करना है, जल को घोल दीजिए और अब उस जिस बर्तन में हम इसको डालकर घोलें उसको पात्र को एक गर्म भाग में रख देना, ठीक है। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव को एक बूंद कांच की स्लाइड पर पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखना है। आपको क्या करना है कि कुछ 1 घंटे के बाद जो हम लिक्विड बनाया था उस लिक्विड को एक बूंद को स्लाइड पर रखें और उसको माइक्रोस्कोप में जाकर देखना है। आपको ये क्या दिखाई देता है कि आप नए ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जब हम स्लाइड पर देखकर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि नई कोशिकाएं ईस्ट की नई कोशिकाओं को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ईस्ट का मुकुलन द्वारा जनन होना। देखिए ये स्लाइड पर क्या है, एक ईस्ट का ड्रॉप लिया है, ठीक है, जो हम ईस्ट बेकरी से बनाए थे ईस्ट को, उसके एक लिए है यहाँ पर बूंद। यहाँ देखिए ये ईस्ट कोशिका है, ये विकसित हुआ मुकुलन, ठीक है, विकसित हुआ मुकुलन है। फिर नवीन मुकुलन का यहाँ पे जन्म हुआ, फिर मुकुलन की क्या श्रृंखला बनी, क्या बनी, मुकुलन की श्रृंखला बन गई, ठीक है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब या पर्वत को मुकुलन या कली कहलाते हैं। देखिए मुकुलन को क्या कहते हैं, मुकुलन को कली या मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिकाओं से विलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाता है। अब क्या कहता है, जो मुकुल होता है, जैसे ये मुकुल है, मुकुल लगातार वृद्धि करता रहता है, क्रमशः लगातार वृद्धि करता है और जनन कोशिकाओं से जो अलग होता रहता है, अलग होकर मान ये गिर गया यहाँ पे, तो ये मुकुल यहाँ पे गिर गया तो नई ईस्ट बनाने का क्षमता रखता है, ठीक है। और जनन कोशिका से अलग होकर, विगलन का मतलब अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है और नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है। आपको पता है जो नई ईस्ट कोशिकाएं गिरती है कहीं पे तो गिरकर क्या होती है, परिपक्व हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते कभी-कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं।
हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। कुछ यही प्रक्रम चलता रहे तो क्या होता है कि बहुत ही संख्या में, बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है खंडन। खंडन क्या होता है उनके बारे में देखें, ठीक है। अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अनेक जलाशयों में हरे रंग की और पंखी गुच्छे मतलब फिसलनदार तैरते हुए ठीक है। आपने कभी तालाबों और ठहरे हुए पानी में के अन्य जलाशयों में देखा होगा कभी कि अपवंकी गुच्छे मतलब फिसलनदार जैसे रेशेदार टाइप के होती है, हरा हरा ग्रीन कलर के तैरते हुए देखा होगा। तैरते हुए देखा होगा। ये शैवाल है, क्या कहते हैं वो शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। आपको पता है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो क्या शैवाल क्या डेवलपमेंट में वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। तेजी से खंडन द्वारा क्या करते हैं गुणन करते हैं। शैवाल शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। दो या अधिक खंडों में विभाजित और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीव में वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। आपने कभी देखा होगा जलाशयों में ही नहीं और कई छतों पे काई टाइप का होता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का, जैसे ये है ग्रीन कलर का काई टाइप का होता है। ये क्या करते हैं, ये शैवाल होते हैं। अब नदी के किनारे भी देखा होगा जहाँ पे ग्रीन टाइप का होता है, लसलसा टाइप का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा, और पैर रखते ही फिसल जाते हैं, फिसलन टाइप का होता है, ठीक है। ये जल और पोषक तत्व जैसे ही इनको उपलब्ध होता है तो यह शैवाल क्या होता है वृद्धि करने लगते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। तेजी से वृद्धि करते हैं और शैवाल दो जैसे एक है ये दो पट्टी का खंडों में बंट जाता है, ठीक है, खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, और ये एक प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब देखते होंगे कि छोटा सा इतना सा टुकड़ा में ग्रीन पार्ट दिखाई देता, फिसलन दिखाई देता, अगले दिन दूसरे दिन देखेंगे पूरा कवर ही कर लिया, पूरा उस एरिया को क्या कवर कर लिया है। तो वो क्या होते हैं शैवाल होते हैं। अब हमारा बीजाणु निर्माण कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे। बीजाणु निर्माण कैसे होता है उनके बारे में देखा। आपने अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। आपको ने पढ़ा था जो डबल रोटी है पाव रोटी कि वायु में उपस्थित जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु से कवक उग जाते हैं। क्या होता है बीजाणु से क्या तो कवक उग जाते हैं। अध्याय एक में यदि क्रियाकलाप 1.2 को दोहराएंगे, ठीक है, डबल रोटी करते देखते हैं। डबल रोटी में रुई के जाल में बीजाणु को देखिए, ठीक है। रुई की जो जाल डबल रोटी में जो रुई के समान जाल होती है उसमें बीजाणु को देखने हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। क्या कहते हैं वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं, क्या होते हैं वायु में तैरते हैं, चूंकि क्या होता है बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। क्या करते हैं अब डब्बा रोटी कैसा होता है जालीदार होता है। उसमें देखेंगे तो जो बीजाणु दिखाई देंगे, जब बीजाणु निर्मुक्त होते निकलते तो वायु में तैरते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बहुत हल्के होते इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। आपको पता है जितने भी बीजाणु है अलैंगिक जनन द्वारा ही जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे एक कवक के बीजाणु है, ठीक है, ये कवक के बीजाणु, ये देखिए कवक जाल और यहाँ पे बीजाणुधानी, ये क्या बीजाणु है, ठीक है, बीजाणुधानी में क्या बीजाणु रहते हैं, ठीक है। बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होते से ढका, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। आपको बता दें जितने भी मांस है और जितने फर्न में जैसे पादपों में क्या होता है जीवाणुओं द्वारा जनन बीजाणु द्वारा ही होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं कायिक प्रवर्धन बीजाणु द्वारा, हाँ, ये सब इसके बारे में पढ़े हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये अलैंगिक जनन का उदाहरण थे। अब हम लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन क्या होता है उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।